बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। मैं हूँ ईशा अल-इत्मान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि सबसे पहले हम टॉप 5 स्टोरीज शामिल करेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के हवाले से भी बात होगी। साथ ही तीसरे मैच में भी शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया है। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है क्योंकि हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जिसका रिवाइवल हो गया है, कारकर्दगी में बेहतरी आई है, कप्तान भी चेंज हुआ है, तो परफॉर्मेंस भी चेंज होगी। लेकिन T20 जिसमें हमारी परफॉर्मेंस अभी तक तो अच्छी रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमें वाइट वॉश किया गया है। इसके अलावा बात होगी सूरज चमकने की, और सूरज चमकने के बाद हवाओं का रुख भी तब्दील हो चुका है। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कदरे कमी आई है, लेकिन 2 डिवीज़न ऐसे हैं जहां पे AQI लेवल 2000 से भी तजावुज़ कर गया था, जिसमें सरफहरिस्त हैं लाहौर और मुल्तान। इसके अलावा बच्चों के स्कूलों को खोल दिया गया है, मार्केटों के औकात कार भी तब्दील किए गए हैं। इस पर भी बात होगी, और फिर बात होगी हुकूमत के PIA की नीलामी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला भी कर लिया गया है, ताकि इस बार निजकारी के अमल को पहले से बेहतर अंदाज में अंजाम दिया जाए, क्योंकि सिर्फ निजकारी के अमल पे ही अरबों रुपया खर्च हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि खाला तो माँ सी है, लेकिन खाला ने ही अपने खातों भांजी की जान ले लिया। आखिर इस हसद और बुग़्ज़ की आग से कैसे बचा जाए। और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में 90% मर्द, 98% ख़वातीन विटामिन D की कमी का शिकार क्यों हैं, और ये कमी किस तरह से पूरी की जा सकती है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान कम से कम आखिरी जो मैच है उसके अंदर परफॉर्मेंस जो है वो अपनी अच्छी करेगा और वाइट वॉश होने से बच जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारे खिलाड़ियों की जो रिवायत थी वो बरकरार रही, तू चल और मैं आया वाली रिवायत थी उनकी, और जो हमारे बल्लेबाज थे वो भी टिक नहीं पाए। गो कि हमने 170 तक महदूद कर दिया था, स्कोर बनाने नहीं दिया हमने मज़ीद, लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ख़ास बेहतर नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, और ये जो मामला है, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे T20 मैच में बेसिकली पाकिस्तान को शिकस्त देकर वाइट वॉश किया है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 117 रन बनाए थे, और इनिंग्स का आगाज़ साहबजादा फरहान और बाबर आजम ने किया था, जिसके बाद साहबजादा फरहान एक बार फिर नाकाम साबित हुए, सिर्फ 9 रन बना सके। हसीबुल्लाह ने 24 रन बनाए, उस्मान खान 3, जबकि कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा भी 9 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही बना सके हैं, जबकि बाबर आजम 41 रन बनाकर एडम जंपा की गेंद पर बोल्ड हुए। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो जो हम तवक्कुआत किए बैठे थे अपने फास्ट बॉलर से, अपना जो हमारा एक हमें बर्तरी हासिल होती है वो बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, तो ना बॉलर सही तरह से चल पाए। तो हम क्यों ना पीजे मीर साहब से जानते हैं कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। वेलकम टू शो कहेंगे पीजे साहब आपको। किस तरह से बेहतरी मुमकिन है। सलमान अली आगा को भी कप्तानी सौंप के देखी गई, बॉलर्स उस तरह से नहीं चल पाए, कैचेस हमने ड्रॉप किए, किस किस को ठीक करें। और अगर हम वनडे की बात करते हैं, वो टीम जो कि आउट क्लास कर रही थी तमाम शोबों में, T20 में आके एकदम से कारकर्दगी इतनी ज़वाल पजीर कैसे और क्यों हो जाती है? क्या दबाव का शिकार हो जाते हैं? ये हमारी टीम वही है। देखो, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आपने जब आपको बीमारी को पकड़ते हो, आप उसको डायग्नोज करते हो। हमने यहाँ अडेप्ट नहीं अपने आप को किया। आपने रन्स का बता दिया, विकेट्स देख ली, विकेट्स हमारे बॉलर्स जो हैं उनकी स्ट्रैटेजी वनडे के अंदर क्या थी, कैसे खेलें, और T20 के अंदर क्या है। T20 जरा फास्ट फॉरवर्ड होती है, इसके अंदर आपको मोमेंट टू मोमेंट, ओवर टू ओवर, बॉल टू बॉल आपने अपने आप को अडेप्ट करना है। अगर कई होते हैं कि आपको फैंटी पड़ रही है, कुछ 3 चौके पड़ गए, क्या चौथा बॉल आप करोगे उस तरह? ये लड़के का एक मेंटल अंदर से नजर आ जाता है कि क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, कि उसके अंदर यही कैपेबिलिटी है 4 बीट करा के या 2 बीट करा के, और वो समझता है उसने काम कर दिया। इस तरह क्रिकेट नहीं होती है। इन लड़कों को आपने मोटिवेट करना है, इनको टेक्निकली क्या, इतने लेवल पे जब आप खेलते हो आप इनको और क्या सिखाओगे? अडेप्टेबिलिटी, दुनिया के अंदर अडेप्टेबिलिटी होती है, हर कंडीशन, हर विकेट, हर वेदर, हर मुल्क और हर ग्राउंड। इन कंपैरिजन ऑस्ट्रेलियंस का ये होम ग्राउंड है, उनका तो होम टेरिटरी है, उनको पता है, वो दिन रात यहाँ खेलते हैं, क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, इंटरनेशनल एंड ऑल दैट। तो उनके लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। और जब आप खेलते हो उस तरह, तो आपको पता होता है कि जब आप बैटिंग कर रहे हो और आपको कैसी गेंद आएगी या कैसा बॉलर आएगा, आपके मेंटली एक चीज होती है कि आप जो आपकी बाउंड्री होती है, ग्राउंड होती है, आपने गेज किया होता है।
कि यहाँ मैं छक्का मारूंगा या चौका मारूंगा, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड प्लेसिंग। सो अडेप्टेबिलिटी हमने नहीं इख्तियार की, इसको हमने करना है। गिलेस्पी अच्छा कोच है, पूरी पे काम होने की जरूरत है। पीजे साहब, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत जो है वो भी अड़ चुका है, और अगर हम देखें तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने भी अपना वाज़े मौक़िफ़ दे दिया। वो भी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में ही होगी और भारत जो है उसको ही आना पड़ेगा, और अगर भारत नहीं आता तो कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है उसके ऊपर जाने की कोई वजह रही नहीं है हमारे पास। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत और सालमियत सबसे ऊपर है। आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है अगर भारत नहीं आता? तो आईसीसी क्या उसके ऊपर कोई उनकी जानिब से कोई चांस आएगा सामने? उनका कोई खत्मी फैसला उनकी जानिब से देख रहे हैं आप कि वो कोई एक्शन लें? इशाल, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन है? ये क्या ये क्रिकेट के रूलर्स हैं? ये क्या ये क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं? हम क्यों डिफेंसिव पे जाते हैं? हम उतने ही हिंदुस्तान है या कोई और मुल्क है। अब हम कह रहे हैं जी आपको क्या चाहिए हम वो करेंगे। भाई क्यों? कल इंग्लैंड कहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा, वेस्ट इंडीज कहेगा, क्या हम सारों का कहेंगे हाँ जी आप हमें बताएं हम क्या करेंगे? आई एम सॉरी, पाकिस्तान है, इसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है और हम होस्ट हैं। एट द एंड ऑफ द डे जिसने आना है 100 बिस्मिल्लाह, जिसने नहीं आना है थैंक यू। लेकिन मीर साहब, जय शाह जो कि नए चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं, अपने ओहदे का चार्ज वो तब तक संभाल चुके होंगे, तो ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो कमाऊ पूत होता है, ज़ाहिर बात है वो अच्छा भी लगता है, चाहे वो नाजायज़ बात भी करे, नाजायज़ ज़िद या मुतालबा भी करे। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि भारत को माइनस करने का अगर वो नहीं आता तो हम मुतालबा करें और वो आईसीसी मान भी ले? आपने बात बिल्कुल ठीक की है। गेम तो कमर्शियल हो गई है। आपकी क्रिकेट जो है वो तो टीवी रन करता है। तो अगर टीवी ने ही रन करना है और आपकी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, नेशनल ऑनर है, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, अगर पाकिस्तान अपने नेशनल ऑनर को गिरा के पैसे के पीछे जाएगा, आई डोंट एग्री विद इट। मेरे लिए पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है सिर्फ, और अगर तुम हमें रिस्पेक्ट करोगे हम तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। ये क्या नखरा है कि हम इधर नहीं आएंगे, बाकी टीमों के अगर आप टेररिज्म की करते हो, ओए हमारे अपने लड़के नहीं खेल रहे, अल्लाह ना करे इस तरह का हादसा होगा, हम भी वही हैं, बाकी टीमें भी वही हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने क्रिकेट को, जुनैद, इशाल, इन्होंने क्रिकेट को में मुलव्वस कर दिया, उसमें घेर लिया है। लेकिन एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है ना मीर साहब, हमने उनकी जायज नाजायज बातों को तस्लीमें हम करके हमने उन्हें आदी बना दिया। भारत में जाते रहे हालात साजगार ना होने के बावजूद भी। लेकिन ये जो इस बार पीसीबी ने मौक़िफ़ अपनाया, क्या कहना है मोहसिन नकवी साहब का, जरा वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर इस पर आपकी राय जानेंगे। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। सर, जिस तरह से आप सुन भी रहे हैं पीजे साहब के, वो कहते हैं कि अगर इंडियन टीम को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई मसला है पाकिस्तान आने में, तो हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं, हम उनके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर। अभी तक वो कि भारत की जानिब से कोई रिटर्न नहीं बताया गया कि क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो इससे पहले उनके वज़ीर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको यहाँ पर वेलकम किया गया। उन्होंने शिरकत की है उसमें, जो समिट में उन्होंने शिरकत की, और उसके बाद अगर आपको किसी किस्म के कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो बाकी जो बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं उनको क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? और फिर रिटर्न उनकी जानिब से कहा भी नहीं जा रहा, कुछ बताया भी नहीं जा रहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? इंडियन टीम को, ये इंडियन गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उसको सियासत इसको लपेट रहे हैं। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो इंडियंस, हम ये जितने भी प्लेयर्स हैं, पहले भी खेलते थे इकट्ठे, आज भी इकट्ठे खेलते हैं इंटरनेशनली, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी? आपने सही कहा कि बाकी टीमें आ रही हैं, क्या उनको कंसर्न्स नहीं है? श्रीलंका, देखो ना, आपको पता है कि श्रीलंकन अटैक इन्होंने करवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और ये इन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो। 10-11 साल इसने, लेकिन इनफ इज इनफ। हमें नुकसान नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट का, हमारी आवाम को नुकसान नहीं हुआ कि हमारे जो हीरोज थे वो बाहर खेल रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं खेल रहे। सो द क्वेश्चन इज, हमने पीएसएल भी खेली, पीएसएल के अंदर भी लड़के आए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ है इंडियन गवर्नमेंट,
और इंडियन टीम जो है, मुझे पूरा यकीन है कि इंडियन जो लड़के हैं दे वांट टू प्ले विद पाकिस्तान। आपने टीवी के ऊपर देखा कि एक दूसरे का रवैया क्या क्या कोई लड़ाई है यार? क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। ये कॉन्टेस्ट इन द बैट एंड द बॉल। और इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो है, इनके सिरों के अंदर पता नहीं क्या पड़ गया, सरिया है, सीमेंट है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बजरी है, बजरी ज्यादा लगती है मुझे। अच्छा, लेकिन जो इंडियन मीर साहब मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान ने गलत फहमी पैदा कर ली थी, ये एज्यूम कर लिया था कि इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा। हालांकि हम तो 10 साल से एक ही मौक़िफ़ पर कायम है, हमारी टीम ना तो पाकिस्तान आई है ना हम इस बार आएंगे। तो आपको लगता है कि हमें भी जज्बातियत से हट के इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाना चाहिए? क्योंकि अगर हम फिर से किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलते हैं तो वो सुबकी तो फिर हमारे लिए ही होगी। आपने मोहसिन नकवी को सुन लिया। मोहसिन नकवी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर तो है हम बताओ, हम उसको ठीक करते हैं। सिंपल। इससे बड़ी बात चेयरमैन ये क्रिकेट बोर्ड का क्या कह सकता है? वो गिर तो नहीं सकता ना। उसने, आपने जब आप कहते हैं अच्छी बात की, बोर्ड ने तो बहुत अच्छी बात की है, चेयरमैन ने तो आपके सामने आपने सुना भी दिया। अब इसके ज्यादा क्या करेंगे ये मुझे बताएं। ये तो आगे इनको बेशर्मों को समझ आनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप अपने लड़कों को भी कॉम्प्रोमाइज करा रहे हो इंटरनेशनली और अपने आप को भी गंदा कर रहे हो। ये इसलिए ये डरते हैं कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में ये टीम ना आए। देखो, क्रिकेट जोड़ने वाली गेम है, तोड़ने वाली गेम नहीं है। क्रिकेट यूनाइट हमने वर्ल्ड क्यों बनाए थे? मुझे अभी तक याद है कि वर्ल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि सारी दुनिया इकट्ठी हो, सारे लोग आए, फिर देखने के लिए भी आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीजे साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पीसीबी का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये पीसीबी को ले लेना चाहिए था, ये फैसला कर लेना चाहिए था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो फिर भारत की अपनी मर्जी है और भारत को ये बताना पड़ेगा कि उनको पाकिस्तान आने में तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। जब बाकी टीमें आ सकती हैं तो फिर भारत क्यों नहीं आ सकता? गो कि भारत ने हमेशा ही सियासत का हिस्सा बना दिया है खेलों को भी, और इस वक्त भी वही हो रहा है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर जो हम हमारे मौज़ूआत हैं उन पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पंजाब के रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पंजाब में स्मॉग जो है उसके असरात जो है वो ख़त्म हो गए हैं। स्मॉग जो है वो अब छटने लगी है और जो वेदर था वो बेहतर होने लग गया है। मौसम खुल रहा है और बिल्कुल धूप भी निकल रही है। खुल नहीं रहा, सर्दी आ रही है। चले कल धूप निकली हुई थी ना, तो उसकी वजह से एक अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमने सूरज का चेहरा नहीं देखा था। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ नुमाइशें भी चल रही हैं। आइडियाज़ 2024 जिसका इनेकाद किया गया है कराची में, और वहाँ पे एक्सपो सेंटर में जो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जदीद हथियार हैं, तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक्स हैं, वो वहाँ पर आवेज़ा किए गए हैं, बल्कि दीगर ममालिक ने भी इस नुमाइश में भरपूर शिरकत की है। बिल्कुल जी, ये नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में हो रही है और नुमाइश में कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया गया। वज़ारत दिफाई पैदावार ने मुश्तरका तौर पर इसका इफ्तिताह किया है और आइडियाज़ 2024 में पाकिस्तान में होने वाले जो जदीद तरीन और रिवायती दिफाई हथियार हैं उनकी नुमाइश की जाएगी। जिस तरह जुनैद कह भी रहे थे कि असलहा है, टैंक है, जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज़ नुमाइश का हिस्सा हैं। इसके अलावा आबदोज़ें भी हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल हैं, साइबर डिफेंस, सेटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी इसमें शामिल हैं। जी, रबिया खान से जान लेते हैं कि मज़ीद क्या कुछ वहाँ पर मौजूद है। रबिया, बताइएगा कितने दिन तक ये नुमाइश जारी रहेगी, कौन कौन से ममालिक शिरकत कर रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल, अगर दिफाई नुमाइश की बात करें तो आज जो है वो दिफाई नुमाइश का बाकायदा जो है वो इफ्तिताह किया जाएगा और इसका सिलसिला जो है वो 22 नवंबर तक आज जारी रहेगा। 4 रोज़ा नुमाइश है जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन दुनिया भर से 55 ममालिक जो है वो इसमें शरीक हो रहे हैं और उनके 550 से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान के स्टॉल्स भी यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसमें जो है वो फाइटर तैयारों समेत जो है वो दीगर हथियार और दिफाई साजो सामान जो है वो उसकी नुमाइश की गई है। साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं आस पास की उनके तरफ में जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं कारसाज रोड पर मौजूद हूँ। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रवा दवा है, लेकिन जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और कई जो है वो रूट्स जो है। रबियान, ये भी बताइएगा क्या आम शहरी भी जा सकते हैं इस नुमाइश में, शरीक हो सकते हैं, नुमाइश को देख सकते हैं, या फिर ये सिर्फ महफूज लोगों के लिए है?
जी नहीं, ये मखसूस लोगों के लिए जो है वो नुमाइश का इनकाद किया जाता है। इसमें नुमाइश में दरअसल होता यह है कि मुख्तलिफ ममालिक के और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के जो दिफाई साजो सामान है उसको जो है वो नुमाइश के लिए पेश किया जाता है। तो वहाँ और दीगर ममालिक का जिसमें जो है वो अगर हम बात करें इसमें जो है वो तुर्की और चाइना समेत जो है वो इस बार ये बताया जा रहा है कि ईरान, इटली और बरतानिया जो है वो पहली दफ़ा इस नुमाइश का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले तुर्किया, चीन और दीगर ममालिक जो है वो इस नुमाइश का हर साल हिस्सा बनते रहे हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक के जो अहदेदारान सरबराहान जो है वो इस नुमाइश में शरीक होते हैं। मुख्तलिफ ममालिक की टेक्नोलॉजीज़ और दिफाई निज़ाम को जो है वो देखा जाता है। तो आम अफराद की जो है वो इसमें शिरकत नहीं होती, लेकिन बहुत शुक्रिया रबिया, आप हमें कराची से अपडेट कर रही थी और 4 रोज़ की नुमाइश जिसका अहवाल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद बात होगी PIA की एक बार फिर से की। तो क्या इस बार ये निजकारी कामयाब होगी या नहीं, इसका जायजा लेते हैं और दीगर इश्यूज भी होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए PIA की निजकारी की। वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए एक बार फिर से बोलियां तलब करने का ऐलान कर दिया है। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की कामिया कमेटी निजकारी का इजलास भी हुआ, जिसमें PIA के लिए कीमत से कई गुना कम बोली आने की वजूहात भी ज़ेर बहस आई। वैसे काफ़ी सुर्खी भी है, अरबों रुपया भी लग गया और बोली भी जो आप तवक्को कर रहे थे उससे कई गुना कम आई है। मुआवजा क्या और इस बार क्या बेहतरी तवक्को की जा सकती है? और जिस तरह से जुनेद आप कह रहे हैं कि जो निजकारी का मामला है ये अभी पहले भी हमने देखा कि तातुल का शिकार हो गया, ताख़ीर हो गई इसमें, क्योंकि बोलियां जिस तरह से तवक्को की जा रही थी उस तरह से आई नहीं है। 85 अरब की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं और आपको सिर्फ 10 करोड़ या 20 करोड़ की आपको बोली लगाई जाती है तो ये तो एक मजाक ही था। और जिस तरह से 5 तकरीबन नाम फाइनल हुए थे जिन्होंने बोलियां लगानी थी और फिर 5 में से सिर्फ एक बोली सामने आई और वो भी एक मजाक के तौर पर सामने आई। वो भी जितना जो है वो उम्मीद की जा रही थी या जितनी बोली लगाई जानी थी उतनी बोली नहीं लगाई गई है। तो इस बार भी देखते हैं कि अब बोलियां कामयाब होती हैं और किस किस का नाम सामने आता है। लेकिन क्या निजकारी PIA की होने से मईशत में कोई फ़र्क पड़ेगा? जो हम तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मईशत जो उसको कोई सहारा मिल सकता है PIA के निजकारी से। और अगर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब हम लोग पहले तो उसी पे आ जाते हैं कि निजकारी ताख़ीर का शिकार क्यों हो रही है, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से बोलियाँ नहीं लग पा रही हैं? तो निजकारी ज़ाहिर है वो तो डिले होगी फिर। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि पिछले 30 वर्षों में हमने कौमी असासे बेचकर 6,500 अरब रुपए हासिल किए। वो पैसे हम खा पी गए और वो असासे सारी ज़िंदगी के लिए हमारे हाथ से निकल गए। अब PIA की निजकारी में जो कुछ हुआ है उसको मैंने बहुत ही माइन्यूटली और बहुत गौर से देखा। मुझे ऐसा लगता है कि नाअहली बदइंतज़ामी की एक ऐसी बदतरीन मिसाल थी जो शायद इस बात के कुछ शवाहिद हैं कि जानबूझकर किया गया है ताकि इसकी कीमत आइंदा की निजकारियों में कम वसूल की जा सके, जो होनी चाहिए उससे कम। ये इसके ऐसे शवाहिद हैं, इसलिए कि जो कुछ गलत कारियाँ और नाअहली नज़र आई है वो तवक्को नहीं की जा सकती कि इसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन इन्वॉल्व है, सब कुछ है, एक मिनिस्टर इसके लिए फुल टाइम है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो कतई नाकाबिल फ़हम है। तो मुझे तो ये मशकूक लगता है और जो हालात हैं अगर उसका जायजा लें तो ये बात सामने आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब अगर एक आम सी मिसाल, छोटी सी मिसाल देते हैं, हालांकि कोई मुआवजा तो नहीं है, ये तो कौमी एयरलाइन गाड़ी भी हमने अपनी ज़ाती इस्तेमाल की बेचनी होती है तो उसकी नोक पलक ठीक की जाती है, कहीं से डेंट लगा हुआ है तो उसको निकाला जाता है, कहीं से पेंट खराब है तो उसको पेंट करवा के फिर उसको सेल के लिए पेश किया जाता है। यहाँ पे जो है जैसे कि बुनियाद पे उसे ज़बो हाली का शिकार अरबों डॉलर के खसारे पर एक इदारे को आप बेचेंगे तो उसको बोली देने कौन आएगा? तो क्या यही तरीका बेहतर होगा या फिर इसकी हालत सुधारनी होगी अगर हमें अच्छी बोली चाहिए, इसको मुनाफा बख्श इदारा बनाना है? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, PIA के जो लॉसेस हैं वो 830 अरब के थे, वही इसकी नोक पलक किसी हद तक दुरुस्त की। 623 अरब रुपए अलग कर दिए हैं हमने होल्डिंग कंपनी को, यानी सिर्फ जो है वो 623 अरब रुपए निजकारी के बाद भी हुकूमत की लायबिलिटी रहेगी और वो अदा करना होगा। जिस तरह से KSC को 13 साल के बाद भी आज हम भुगत रहे हैं, तो ये तो इन्होंने किया था कि 623 अरब रुपए अलग किए। अब 207 अरब रुपए इसके लायबिलिटीज़ हैं और 160 अरब रुपए के हुकूमत के PIA के पास असासे हैं। लेकिन मैं आप ज़रा बात पूरी करता हूँ। असल बात यह है कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके पास गारंटीड बिजनेस है यहाँ पर।
ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल्स हैं, ओवरसीज उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, समुद्र पार पाकिस्तानी यहाँ आते हैं। तो इतना ज़बरदस्त बिजनेस है। और इसके पास जो रूट्स हैं किसी एयरलाइन को आइंदा वो नहीं मिल सकते, जो रूट्स हमें मिल चुके हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमें जो उतरने की इजाज़त है, अब नई एयरलाइन को नहीं मिलेगी। इसकी अपनी मालियत 10 अरब से ज़्यादा थी। तो ये सारी ट्रांजैक्शन मशकूक है। मगर आपने जो हम जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब्दुल हलीम खान साहब भी कहते हैं कि कोई भी इदारा जो है वो प्राइवेटाइज करने से पहले अगर उसकी नोक पलक ठीक ना कर ली जाए या उसमें बेहतरी के चांसेस ना लाए जाएं और ये आवाम को तासुर ना दिया जाए कि ये मुनाफा बख्श इदारा हो सकता है, तो तब तक उसकी निजकारी या उसकी बोली लग ही नहीं सकती है या उसको बेचा नहीं जा सकता। क्या आप समझते हैं कि अब इसमें कोई बेहतरी लाने के बाद, इसको ठीक करने के बाद फिर से इसकी बोली लगाई जाएगी या फिर इस बार बोली लगेगी और काम जब हो जाएगा निजकारी का शुरू? जी, पहला सवाल तो ये है कि उन्होंने तो खुद अपने आप को चार्जशीट कर लिया। अगर ये उनको पता था तो फिर निजकारी के लिए गए भी थे। कैबिनेट के इजलास में कह देते कि साहब ये तो इसमें डेफिशिएंसी ये नहीं हो सकती। हम सारी दुनिया में PIA का और अपने मुल्क का मजाक क्यों बनाएं कि इतनी बड़ी चीज को हम 10 अरब की बोली आए, ये तो शर्म की बात थी। फिर उसको टीवी पे दिखाने की क्या जरूरत थी? तो आपने मेरी उस बात की तस्दीक कर दी है कि मुझे तो शुबहात हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये एक बुनियादी सवाल है। अगर PIA को मुनाफे में लाया जाता है निजकारी से पहले, जैसा कि अलीम खान साहब ने कहा है, जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं, वजीर भी हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम मुनाफे में इसको ले आते हैं, जो कि मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इसको मुनाफे में हुकूमती शोबे में लाया जा सकता है, तो मेरा सवाल ये कि 623 अरब रुपए की लाइबिलिटी अलग करके हुकूमत के पास रख के 10 अरब में या 15 अरब में या 85 अरब में बेचने का जवाज क्या है? इतना जबरदस्त मुनाफा ये आपको दे सकता है। अच्छा, एक और भी अलमिया ये है डॉक्टर साहब के पंजाब की तरफ से इस एयरलाइन को ख़रीदने की बात हो रही थी या फिर इसके पैरेलल कोई और एयरलाइन कामयाबी के साथ लाने की, लॉन्च करने की बात भी हो रही थी। तो सवाल ये है कि अगर पंजाब कोई इसको परचेज़ करने के बाद कामयाब इदारा बना सकता है तो वफाक क्यों नहीं कर सकता? और जिस तरह से आपने बात की, वज़ीर निजकारी अलीम खान साहब एक बिज़नेस टाइकून भी हैं, अगर अपने कारोबार को वो मुनाफा बख्श बना रहे हैं तो इस एयरलाइन को या इस शोबे को मुनाफा बख्श क्यों नहीं बना पा रहे? ये भी तो सवालिया निशान है। अब आपने दो अहम नुकात उठा दिए। पहली बात तो ये कि ये प्रॉपर्टी टाइकून है और जिसने 10 अरब की बोली दी थी, जिसको टीवी पे दिखाया गया था, वो भी प्रॉपर्टी टाइकून ही था। तो ये देखें ना, नजर आ रहा है ना। तो मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब ने तो खैर मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वफाक खुद कहता है कि ये मुनाफे में आ सकता है तो, और गारंटीड बिजनेस है, कौमी एयरलाइन है, तो क्या ये मैं अगर कहूँ कि ये कौमी अलमिया होगा, कौमी मुफादात के खिलाफ होगा, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ होगा कि कुछ छोटे छोटे फायदे के लिए इतनी अहम एयरलाइन को हम किसी निजी शोबे में या किसी गैर मुल्की के हवाले कर दें? इसको मैं कम अल्फाज में कौमी अलमिया कहूँगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले एक बात समझने की है। निजकारी से जो तबाही बर्बादी आई है, अगर एक कमीशन बना ले एक हफ्ते में, उसको सारी रिपोर्ट दे देगा। बैंकों में सबसे ज्यादा निजकारी से पैसा आया बैंकों में, ठीक है। मैं बड़े अरसे से ये कह रहा था कि भाई सबसे ज्यादा निजकारी बैंकों से आई है। उन्होंने 31,000 अरब रुपए के हुकूमत को सरमायाकारी कर दी बजट खसारे के लिए, और कर्जे दिए सनत, तिजारत, ज़राअत के लिए सिर्फ 12,000। सारी दुनिया में नहीं होता। जब ये तबाही हो गई तो आज आपके अखबारात पढ़ लें क्या हुआ है पाकिस्तान। नहीं, मेरी गुजारिश सुनने में, बड़ी आम बात आपको बता रहा हूँ निजकारी के लिए। ये हुआ ये है कि उन्होंने अब से 1 महीने पहले तक ये था कि कोई बैंक में अगर पैसे ज्यादा रखता था, 1 अरब 2 अरब या 50 लाख, तो उसको ज्यादा मुनाफा दिया जाता था। आज बैंकों ने मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मिली भगत से ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं, 5 अरब या 3 अरब, उनसे 6% सालाना, हम 6% माहाना फीस लेंगे। अरे भाई, पहले ही हमारे डिपॉजिट कम है जीडीपी के तनासुब से। आप अगर डिपॉजिट कम करेंगे, आपकी बचतें कम होंगी। पाकिस्तान की पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं, कैसे हो सकता है? पहले आपने कर्जे दिए हुकूमत को, अब आप कहते हैं कि जी डिपॉजिट भी निकाल लें। तो ये तो एक पाकिस्तान के लिए तबाही है, इसको संजीदगी से रहने की जरूरत है कि आप ठीक है, ये तो पाकिस्तान के लिए एक तबाही ही। शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से PIA के निजकारी का अमल पहले भी तातुल का शिकार हुआ और निजकारी के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की गई थी, इतना पैसा खर्च किया गया था, अरबों लगाए गए थे सिर्फ बोली करवाने के लिए, और उसके बाद बोली जो वो कामयाब भी नहीं हो पाई। बिल्कुल, 6,000 अरब से ज्यादा हम खा पी चुके हैं निजकारी के अमल के जरिए। क्या इस बार भी यही होगा या कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है?
आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर शाहिद साहब की। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताते हैं कि जो सेहतमंद नाश्ता है वो कितना ज़रूरी है। वैसे आप नाश्ता करती हैं शायद? बिल्कुल जी, इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसकी अहमियत पे बात करते हैं। आपको बताएंगे ज़रूर कि नाश्ता कितना ज़रूरी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी, जुनैद बता रहे थे कि अच्छी खुराक जो है या नाश्ता कितना जरूरी है सेहत के लिए। अच्छी खुराक के साथ साथ जो नाश्ता है, तो कहा जाता क्योंकि ये सुबह का आगाज होता है। नाश्ता बादशाहों वाला, दोपहर का खाना वजीरों वाला, और जो रात का खाना वो कैदियों वाला, फकीरों वाला। ठीक है, ये एक कामयाब जिंदगी या सेहतमंद जिंदगी गुजारने का नुस्खा है। लेकिन जो नाश्ता है इसकी अफादियत से कभी भी किसी ने इनकार नहीं किया। और जो लोग नाश्ते को इग्नोर करते हैं तो फिर सेहत कंप्रोमाइज हो जाती है और फिर खूबसूरती भी कंप्रोमाइज हो जाती है। अच्छा, लोगों को अगर हम ये कहें कि आपकी सेहत मुतासिर होगी नाश्ता ना करने से, तो शायद वो इतना सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, आप खूबसूरत और जाजिब नजर नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल में हाँ बहुत जल्दी सीरियस लेंगे। आदत बचपन से ही डालनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खासतौर पे वो भी जब स्कूल जाते हैं तो कोशिश करती हैं। तो जरा एक पैकेज देख लेते हैं नाज़रीन, इस पे फिर बात करते हैं। देना है तो दिन का आगाज सेहत बख्श नाश्ते से कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि खुराक पुरकशिश और जाजिब नजर दिखने और अच्छी सेहत के हुसूल में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिस कद्र सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाएंगे, इतना ही ज्यादा ये रंगो रूप से झलकेगा। इसीलिए तो कहते हैं जो खाते हैं वही दिखाई देता है। अच्छा खाने का आगाज दिन की शुरुआत से ही होना चाहिए। एक अच्छा और भरपूर नाश्ता न सिर्फ सेहत को बरकरार रखता है बल्कि खूबसूरती में भी इजाफा करता है। पपीता रोजाना एक सेब खाना डॉक्टर से दूर रखता है। ये मुहावरा तो अब पुराना हो गया है। अब इसकी जगह पपीता तजवीज़ किया जाता है। पपीते के साथ लीमू का तड़का सुबह को जबरदस्त आगाज फ्राहम करता है। इसमें फायदेमंद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो न सिर्फ हाजमे के अफ़ाल को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात की वजह से ये जिस्म में पैदा होने वाली जलन या सोजिश के खिलाफ भी काम करते हैं। मजीद बरा पपीते के छिलके चेहरे पर नरमी से आहिस्ता आहिस्ता मलने से ये जिल्द को कुदरती तौर पर एक्सफोलिएट कर देगा। जामुन, अगर मजेदार नाश्ते के साथ भरपूर एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात चाहिए तो अपने नाश्ते में जामुन शामिल कर लें। अगरचे ये आमतौर पर हर मौसम में दस्तयाब नहीं, लेकिन जब इसके फायदे आपको पता चलेंगे तो आप शद्दोमत से इसकी तलाश शुरू कर देंगे। तुख्म बालंगा की पुडिंग। तुख्म बालंगा नाश्ते में खाने से न सिर्फ दिन को जबरदस्त आगाज मिलता है बल्कि इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिल्द को तरोताजा और हाइड्रेट रखता है। तुख्म बालंगा में सिलिका भी होता है जो मरबूत टिश्यूज यानी अज़लात की बनावट में किरदार अदा करता है, इसलिए ये बालों, जिल्द और नाखूनों के लिए बहुत फायदेमंद है। अंडों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते बन सकते हैं। ग़िज़ाइयत की बात करें तो अंडे प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है और सुबह के वक्त अंडों से हासिल होने वाला प्रोटीन दिन भर के ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल सतह पर बरकरार रखता है। और तो ये है जी फ़वाइद सुबह सुबह नाश्ता करने के, और एक अच्छा नाश्ता बादशाहों वाला नाश्ता करने के। आप भी ज़रूर कीजिए, खूबसूरत और जाजिब नज़र आएंगे आप और सेहतमंद भी रहेंगे। हम यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। एक ऐसा मौजू है जिस पे हम बात करेंगे जिसको सुनने के बाद दिल दहल गया और रूह कांप उठी थी। यकीन नहीं आता कि कोई खाला अपनी भांजी के साथ ऐसा भी कर सकती है, जो कि सिर्फ खाला और भांजी का रिश्ता नहीं था। उस खाला के बेटे की 9 माह की प्रेग्नेंट वो बच्ची थी जिसका नाम ज़ारा है। सियालकोट के इलाके डस्का में ये अंधुनाक वाक़या पेश आया। किसी का इनफरादी फेल नहीं है ये, इसके अंदर 3-4 लोग मुलव्वस हुए। एक भांजे को, एक जो उनका नवासा था उसे भी इस वारदात का हिस्सा बनाया गया, उसे झांसा दिया गया कि तुम्हें बाहर भेजा जाएगा। और ये वो बच्ची है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 9 माह की हामला भी थी और
और ना सिर्फ इसको कत्ल किया गया है बल्कि इसकी लाश को टुकड़ों में तकसीम करके नाले के अंदर फेंका गया है और फिर उसके चेहरे को जिस तरह से जलाया गया चूल्हे पर रखकर, मतलब आप अगर सोचें तो रूह कांप उठती है। आप किस तरह से किसी का चेहरा जला रहे हैं, उसको काट रहे हैं। ये एक ऐसा फेल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हमारा मुआशरा जा किस तरफ रहा है, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार रिफी साहब। मुसन्निफ हैं, अदाकार हैं, व्लॉगर भी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको सर। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मौजू पर हमने आपको बात करने के लिए बुलाया है, ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करते जिस पे हम ज़रा हंस खेल भी सकते, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाते, लेकिन ये जो वाक़या है इसने तो रूह को झंझोड़ के रख दिया। हम इस हद तक कैसे गिर सकते हैं? कोई कैसे गिर सकता है कि अपने ही भांजी को, जो कि उसके बेटे की बीवी भी है, 9 माह की हामला भी है, उसको टुकड़े टुकड़े और फिर एक औरत के साथ ये कर रही होती है ना, तो समझ में नहीं आता कि औरत को नाजुक अंदाम समझा जाता है। औरत से तो तसव्वुर ही नहीं किया जाता कि वो मक्खी और मच्छर मार सकती है, एक मतलब छोटी सी छिपकली को नहीं मार सकती है एक औरत। और एक औरत ने जिस दरिंदगी का सबूत दिया है, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, क्या रहा है यहाँ पर? देखिए जी, मैं कभी भी करंट अफेयर्स के ऊपर बात नहीं करता और शायद आइंदा भी नहीं करूँगा, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जो सिर्फ एक महज एक कत्ल नहीं है। इंसान दुनिया में कहीं भी बसते हैं, वो कत्ल भी करते हैं, वो चोरी भी करते हैं, वो डाका भी डालते हैं, अखलाकी कोताहियाँ सब करते हैं। इसमें 3 नस्लें शामिल हैं, ज़रा गौर फरमाइए। 2 बच्चे हैं, एक उनका रिश्तेदार है और एक उसका सगा नवासा उस खातून का जी। अच्छा, 18-19 साल के बच्चे हैं, तो मतलब ये आज की करंट जो हमारी नस्ल है उसके नुमाइंदा है। बिल्कुल ऐसे। फिर उसकी 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, जितनी भी हैं, वो पिछली नस्ल की नुमाइंदा है। वो खातून उस नस्ल से ताल्लुक़ रखती है जो मेरी नस्ल है या मेरे बात की। तो 3 अदवार की नस्लें मिलकर काम क्या कर रहे हैं, आप ज़रा गौर कीजिए। मतलब बयान ये किया जा रहा है कि वो नमाज पढ़ रही थी, जब सजदे में गई तो उस वक्त दबोचा है। यार, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मेरा हिंदुस्तान जाना आना रहा है थिएटर के सिलसिले में। 2007 से पहले मैं रफ़ी पीर थिएटर के साथ थिएटर परफॉर्म किया करता था। वहाँ मुसलमान जो हैं वहाँ के, जब उन्होंने लड़ाई झगड़ा या कोई तनाज़ा करना हो ना, तो वो करते क्या, मैं आपको बताता हूँ। वो करते ही हैं कि जो हिंदुस्तान का वो जो है असम्बली, उसके आगे जायनमाज़ बिछा लेते हैं और नियत बांध लेते हैं। जब तक वो सलाम नहीं फेरते ना, कोई गाड़ी नहीं गुजरती, कोई उसको अरेस्ट नहीं करता। बीच नमाज का इतना एहतराम करते हैं। और जैसे ही वो सलाम फेरता उसको फिर वो, क्योंकि उनका फिर कार्रवाई। ठीक है यार, एक बच्ची तेरी भांजी है, मासी, पंजाबी से कहते हैं ना मासी, हिंदी में कहते हैं मौसी, माँ जैसी। खुदा की कसम, मेरे बच्चे, मेरी सालियों ने मेरे बच्चे पाले हैं। वो छोटी थी, अब बड़ी हो गई हैं, अब शादीशुदा हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए। मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया, चोट लग गई, खाना खाया, नंबर कितने हैं, यूनिवर्सिटी गए कि नहीं, रोज़ाना। हालांकि उनके अपने ये तो रिश्ता बड़ा क्लोज होता है। आप माँ जो है बिल्कुल इन्हिसार करती है कि मैं अगर नहीं हूँ तो मेरी बहन बच्चे को पाल लेगी या संभाल लेगी, वो भी माँ जैसा ही रवैया रखेगी। और हम घरों में यही देखते हैं, हमारी खालाओं ने हमें जिस तरह से पाला हुआ है या हमारी बहनें आगे से जिस तरह से हमारे बच्चों के साथ ट्रीट करती हैं, तो अगर खाला ना भी होती तो आप ये देखें कि एक औरत तो थी वो, और फिर वो 9 माह की हामला हो और उस वक्त उसके ऊपर हमला किया जाए और उस वक्त उसे मार दिया जाए। आपने एक जान को नहीं, आपने तो 2 जानों को कत्ल किया है कि वो बच्चा 9 महीने का सांस ले रहा था। देखें जी, मैं अगर तसव्वुर करूं ज़ारा की जगह मैं होता, आखिरी लम्हे में उस बच्ची के दिमाग में क्या क्या चल रहा था, अल्लाह के हजूर पेश थी। और हो सकता है उसी सास के लिए, उसकी बका के लिए दुआ कर रही है, उसको नहीं पता ना। अच्छा, वो लम्हात के जब उसने रिएक्ट किया होगा, पत्नी बेचारी ने नीयत कब तोड़ी हो, क्योंकि वो नीयत में थी। और सोच क्या रही थी, किस तरह की मदद तलब कर रही होगी अपने अल्लाह से, या तवक्को करी होगी कोई आए और उसको बचा ले, चाह जाए कि उसको जब छुरी नहीं फेरी गई या उसका गला नहीं दबाया गया। अच्छा, ये वाक़या हो गया, कत्ल कर दिया, पूरे ग्रुप ने किया। अब सवाल ये है कि उसके बाद उसकी लाश को का जो हशर किया गया, टुकड़े कैसे कर रहे थे आप? ये 4, 5, 6, 8 घंटे की जो एक्टिविटी आपने की है, तो ये तो नॉर्मल तो नहीं है। तो इफ़ी भाई, किसी एक को भी तरस नहीं आया होगा, किसी एक ने भी रोका नहीं होगा कि रुक जाओ, ना करो, देखिए समझा के ये 2 बच्चों से जब डिस्कस किया गया
बताया होगा ना हम ये करने लगे हैं। ये 2 बच्चे इसी सोसाइटी के नुमाइंदा, मैं यही तो गुजारिश करना चाह रहा हूँ। उन 2 बच्चों ने पुलिस को या चाचे को या ताए को जाके नहीं बताया कि नानी है कि अंडे है। पहले इस बात को समझ लीजिए। मतलब वो बच्चे भी उसी सख्त गिर मिजाज के हिस्सेदार थे या उसी माहौल में पल के बड़े हुए थे, या फिर उनको लालच दी कि तुम्हें बाहर भेज। सर जितना मर्जी लालच हो, आप मेरी बात भी है ना। हम भी बच्चे रहे हैं यार, आप भी बच्चे थे, आप तो अभी बच्चे हैं। तो छोटी उम्र के अंदर तो हम घबरा जाते हैं अगर कोई ऐसी बात नहीं भाई पकड़े जाएंगे, हमने नहीं। जब आप देखें ना, तरबियत क्यों कहते हैं कि माँ की गोद पहली दरसगाह है। जब माँ इतनी सख्त गिर होगी, इतना सख्त मिजाज रखती होगी, जिसके अंदर दिल गुर्दा है ही नहीं है, तो उसने क्या तरबियत करनी है औलाद की। उसने अपनी बेटियों की तरबियत की, बेटियों ने आगे से अपने बेटों की तरबियत की। पागलपने की इंतहा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसको अगर आप नॉर्मल केस ले रहे हैं ना तो काइंडली आपको सुनने वाले देखने वाले इसको ना नॉर्मल नहीं। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अलार्म है। मैं सवाल करता हूँ, इशारा पे आप खड़े में हैं, मैं आता हूँ, मैं इशारा तोड़ देता हूँ जब आपका खुलता है। आप इसको नॉर्मल समझते हैं, मैं इसको नॉर्मल नहीं समझता। उसकी वजह आपको बताता हूँ। एक वक्त था लाहौर के अंदर मशहूर था, ये राती 12 बजे तो बाद ना इशारे तो नहीं खलोईदा, लगा भी होवे तो फ्री होता है। अच्छा, मैंने जब पुलिस वाले से पूछा कि क्या रात के 12 बजे के बाद इशारा, उन्होंने कहा नहीं इशारा 24 घंटे है। ये एक तस्वुर था। अच्छा, उस वक्त आबादी भी कम थी, अवेयरनेस भी कम थी। आज आप मोबाइल पर हैं, ग्लोबल विलेज भी नहीं ग्लोबल होम बन गया। आज अगर आप ये समझें कि इशारा तोड़ना या 3 बिठा के जाना या बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना या चिंची भर के वन वे तोड़ना या बड़ी बड़ी गाड़ियों से वन वे तोड़ना, होता है ना कि कट आ गया तो उल्टा नहीं। सर मैं इसको अब इस दौर में, इस तरक्की के दौर में नॉर्मल बिहेवियर या छोटा क्राइम नहीं समझूंगा। और यही लोग जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो बड़े महज़्ज़ब बन जाते हैं। वहाँ पर आप वायलेशन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई कवानीन की है ही नहीं है कि कोई कवानीन है या आप तोड़ रहे हैं या कोई देखने वाला आपको मौजूद है। हमारी सोसाइटी में बिगाड़ की वजह, मैं वजह बताता हूँ। वजह है कि मैं आपसे जीतना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है ना 5 मरले का, मैंने वहाँ 13 फुट का रैंप बना रखा होता है और वहाँ किसी को गाड़ी भी नहीं खड़ी करने देता। ये आपको नॉर्मल लग रही है, नॉर्मल नहीं है। देखें, जब पूरी दुनिया अगर इस तरह से तरक्की कर रही है ना अखलाकियात में, मैं एक और बात करता हूँ। आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, उनके बताए हुए अखलाकियात, मुझे बताइए कि उससे खूबसूरत अखलाकियात आपने कहीं पढ़े हैं? मसले राह करार दिया गया उन्हें, उनको तो देख के चलना। ठीक है, आप मुझे बताएं कि वो क्या करते थे जब कोई उनके साथ ज्यादती करता था, उनके साथ जारियत होती थी। आका करीम को पत्थर मारे गए ताइफ के मुकाम पर। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को, जो कि बहुत मोहब्बत और मवद्दत रखते थे, उनको शहीद कर दिया गया। मुझे बताएं सरकार ने क्या किया? माफ किया, सब माफ किया। माफी 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 माफी। खुदा का खौफ कीजिए, आपके नबी आपके लिए मशरे राह हैं। हम अगर उनको उनके रास्ते पे चलें तो हमारे मसले हल हो जाए। तो इसलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, हमें इस्लाम को प्रैक्टिस करते 1400 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे तो आगे तानू माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। क्योंकि एक मिनट, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, आपके यहाँ जो क्राइम होता है ना, अब ये सिर्फ आप तक नहीं रहता, आपके हमसाया मुल्क में भी जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाता है। वहाँ रिपोर्ट होता है, वहाँ जो पाकिस्तानी होते हैं या पाकिस्तानी मंदूब होते हैं, उनको बाकायदा शर्मिंदगी होती है, नमोशी उठानी पड़ती है उनको। तो मैं ये गुजारिश सिर्फ करने के लिए आज आया था आपके चैनल पे। ये वाला वाक़या देखने के बाद, या जिस तरह मिशाल खान का वाक़या हुआ था, आप खुदा का वास्ता यहाँ पर इखलाकी इमरजेंसी नाफिज कीजिए। लोगों के साथ दरगुजर, माफ़ी और मोहब्बत की अहमियत को उजागर कीजिए। मैं अकेला रोज़ ये काम करता हूँ, आप देखते हैं, मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ और मोहब्बत और इखलाक की बात करता हूँ। मैं हैरान हूँ, उसके ऊपर मुझे भी कई लोग अब्यूज़ कर देते हैं और मैं सोच रहा हूँ तो यार इसने मुझे क्यों गाली दी है। हमारी भाई, ये जो हम आपकी अच्छाई को भी लोग नेगेटिव ले जाते हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें डंडे की ही ज़रूरत है? उन्हें ये खौफ ही ख़त्म हो चुका है कि हमें तो किसी ने पकड़ना ही नहीं है, जो मर्जी कर जाओ। तो यही माइंडसेट है जिसकी वजह से इंसान दरिंदों से भी बदतर हो जाता है कि हमें कौन पकड़े। आपने बहुत अच्छी बात कर दी। देखें, एक तो है इखलाकी तालीम। इखलाकी तालीम मैं तो कहता हूँ, जो देखें, जो तो मेरे बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं ना, उनको कराएं। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, टेक्निकल नहीं, जो FA BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, आप FA का नाम FA अखलाकियात कर दें, BA का नाम BA अखलाकियात कर दें, MA का नाम MA अखलाकियात कर दें और इनको डिग्री ही अखलाकियात में दें। PhD करवाएं अखलाकियात के अंदर, ताकि वो फिर जब बाहर जाए तो लोगों को एक अच्छा इंसान करें।
इसके लिए रियायत रखी जाए, गवर्नमेंट रियायत दे कि जिसने PhD अखलाकियात या MA अखलाकियात का रखा है हम उसको अच्छी अच्छी जॉब्स देंगे। अभी 4 दिन पहले की बात है, ये जो है आपका PC जो फारूकाबाद, अच्छा PC होती है ना इनकी, पंजाब कांस्टेबल, ट्रेनिंग के ऊपर कोई सिपाही था, इंस्पेक्टर ने उसकी गैरहाजिरी लगा दी। वो उससे जाके लड़ा कि मैं हाजिर था, उस पता नहीं सच्चा कौन था झूठा ये तो मैं नहीं जानता। कांस्टेबल सुबह आया, वो कहीं जॉगिंग कर रहा था फजर के बाद, सरकारी बंदूक उठाई उस पर खाली कर। यार खुदा का खौफ करें आप, अपने इख्तियारात से कब तक तजावुज करते रहेंगे आप? और आपको यही कह के छोड़ दिया जाए कि जी पहली बार ही होया है या कोई गल नहीं होता है। अच्छा फिर अगली हरकत क्या की, जब उसको मार दिया, डिप्रेशन का पीक बता रहा हूँ, तो उसी गन से अपने आप को ही मार। भाई जो ये वाला अभी वाकया हुआ है, नहीं सर, अदम बर्दाश्त से भी कोई अगला काम हो गया। दरअसल शायद मेरा ख्याल है हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है। भाई खरबूजे चोर को फाये नहीं लगाते। अगर इस खातून का बेटा उसको पैसे भेज रहा था बीवी को और माँ को नहीं भेज रहा था, तो कसूर बीवी का थोड़ी है, कसूर तो तेरे बेटे का है। अपनी मुर्गी हमसाये थे कारची जाके आंडा दबे थे, हमसाये ना थोड़ा लड़ी है। और दूसरी बात जहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हसद और बुग़्ज़, हसद और बुग़्ज़ ये हमारी सोसाइटी में हर बंदे की शख्सियत के अंदर मौजूद है, थोड़ा या कम या ज़्यादा इसके ऊपर बात बाद में होगी। लेकिन ये हसद एक बहू से होना, बेटे और बहू के रिश्ते से होना, मोहब्बत से होना, और फिर अगर ये तो अलग बात है कि बेटा खर्चा ना भेजता होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बेटा माँ से भी उतनी मोहब्बत करता होता है जितना आने वाले रिश्तों से करता है, बाद में बीवी से या बच्चों से करता है। उस बिना पर आप एक लड़की को कत्ल कर रहे हैं, उस बिना पर आप उसके टुकड़े कर रहे हैं या उसकी खूबसूरती को लेकर आप कर रहे हैं। ये किस तरीके से, ये किस माइंडसेट के लोग हैं जो इस नहज तक पहुंच जाते हैं, ये सोचते हुए कि वो मेरे साथ नहीं है, मेरे हाथ से निकल गया। क्योंकि माएँ आजकल सॉरी टू से यही समझती हैं कि जब बेटे की शादी हो गई तो वो हमारे हाथ से निकल गया, वो तो अब बीवी का हो गया। इस वजह से बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े नाचाकियाँ मौजूद हैं। अगर इस तरह का वाक़या दोबारा हुआ तो खुदा न खास्ता हम किस तरफ चल पड़ेंगे? देखिए जी, ये वाक़या तो नहीं रुकेंगे, ये तो चीज़ें चलेंगी। मैं तो इसकी शिद्दत, इसकी इंटेंसिटी और इसके बिहेवियर पे बात करना चाह रहा हूँ। आपने हसद की बात की, हसद अखलाक की चेचक है। किसी चेचक ज़दा चेहरे को अगर अब तो नहीं होती, देखे तो वो दापट पड़ जाया करते। हमारे बचपन में हमारे कई बड़े थे जिनको चेचक हुई थी। हसद के ऊपर मैंने इतनी तहकीक की, मुझे समझ ही आया। देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अब्दुल्ला बिन उबई था, मुनाफिक था, हसद करता था आका से। तो अगर आका करीम की मौजूदगी में भी एक शख्स मौजूद है और वो हसद करता है, तो ये कितनी पावरफुल ये एलिमेंट है। हसद जो है, मुझे ऐसा लगता है ये रूह का कैंसर है। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपकी तारीफ की, आपके कानों ने सुना कि यार बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। आपके कानों ने सुन के आपके दिमाग को सिग्नल दिया, आपकी बॉडी के अंदर अच्छी लहरें पैदा हुई खुशी की, और आपके चेहरा मुस्कुराने लगा। मैंने कहा यार तू की पागला वाले कपड़े पाए ने, दफ़ा हो जा। या गाली दी, तो वो गाली कान ने सुनी, दिमाग ने फ़ौरन बॉडी को साइन दी और आपको गुस्सा आ गया, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हसद एक सोच है जो पैदा होती है, अब वो आपकी पूरी बॉडी को चेचक ज़दा कर देगी। आपकी जो बातन है ना, जो छुपा हुआ है आपका है, वो बद शक्ल हो जाएगा। फिर आप अच्छे कपड़े पहन के अच्छी सूरत के साथ लोगों के साथ वही ज़्यादती करेंगे जो इस सास ने अपनी बहू के साथ की है और इतनी बेदर्दी से की है। अच्छा, फिर उस क्राइम को छुपाने के लिए जो उसने हरबे इस्तेमाल किए हैं, मैं एक गुजारिश करूंगा, ये जान लीजिए, मैं पिछले साल जितने मुल्कों में गया ना, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर में वेरोना गया था। अब आप गौर कीजिएगा, आपके पास पाकिस्तान में ऐसी लेबॉर्ट्री मौजूद है, ये जो आपकी फोरेंसिक एजेंसी है, मैं उसकी बात करूँ, मैं विजिट कर चुका हूँ। वो वेरोना की टाइलों में से ना, मैं कहता हूँ जी मैं वहाँ गया था, रोमी जूलियट के मुजस्मे के पास गया था। वो वहाँ से ना पत्थर का नमूना ले लेंगे, एक DNA, फिर मुझसे पूछेंगे तूने कौन से जूते पहने थे या कौन से कपड़े, मैं कहता हूँ ये, तो वो जूते और कपड़े ले जाएंगे, उसका DNA करेंगे, उसका DNA करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे कि ये वाला जूता था जो पहनकर तुम वहाँ गए थे। हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। फिर हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो बड़े ज़हीन है, 50-50, 30-30, 35-35 साल का तजुर्बा है। तो खुदारा अगर आप कोई क्राइम करना चाह रहे हैं या सोच के बैठे हुए हैं, एवं
CID वेख या कोई जी इंडियन फिल्म वेख के तुसी कहो जी फिर ऐसे करेंगे, फिर मैं कहूँगा मैं तो यहाँ था ही नहीं, वो तो फला हो गया था, जिस तरह इसने कहा भाग गई। बिल्कुल यार ये भाग आप गई पागल किसी हैं, के साथ। आप जाहिल भी हैं, आप बेवकूफ़ भी हैं, आप जंगली भी हैं, आपको ये नहीं पता। आपने कहा जी भाग गई, उसके बेटे ने फ़ोन किया अपने ससुर को, उसने कहा जी मेरी बेटी बीवी से रब्ता नहीं हो रहा, प्लीज़। वो उसी लिए गड्डी लेकर उन्होंने घर आ गया। अब उस वक्त अल्लाह माफ़ करे, मैं मुबैना बात करो, उस वक्त भी उस बच्ची का जला हुआ चेहरा और उसके बाद घर में मौजूद थे और वो बाप तलाश कर रहा था। यार ना करें, खुदा का खौफ करें। इसको देखिए, इसको अगर आपने भूल जाना है ना 15-20 दिन के बाद जो कि हम करते हैं, हाँ, तो फिर मैं तो खैर इसलिए नहीं आता करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने, ये तो फ़ायदा ही नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इखलाकी एमरजेंसी लगाइए। एक तो अभी जिस तरह आपने ये बंद किया ना, लॉकडाउन किया जी, ग्रीन लॉकडाउन, लॉकडाउन करें यार। अच्छा, ये कौन लगाएगा इफ़ी भाई? ये हमें एक तो हुकूमत से तवक्को है कि वो ऐसे कवानीन लेकर आएंगे, फिर कहाँ कहाँ ये जो एक गैप पैदा हुआ, आपने कहा ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए मुख्तलिफ जनरेशन, 3 जनरेशन का आपने जिक्र किया, तो अब जिम्मेदारी किस किस की है? एक तो घर से वालिदैन को काम करना होगा, उलमाए कराम को, किस किस को अपना किरदार अदा करना होगा इस बिगाड़ को? वालिदैन कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी। देखें, हम एक बात, ये भी तो वालदा थी ना। नहीं, मैं बताता हूँ, हम एक घर की बात कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तान के 12.5 करोड़ औरतों में से 6.5 करोड़ अगर जवान है और 6.5 करोड़ सास हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, पहले ये समझ लीजिए। मैं कतन ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इस ट्रेंड को फ़रोग नहीं मिलना चाहिए। ये पहले ना बुनियादी तौर पे तो हमारी कौम बड़ी कूल, बड़ी अच्छी, मैं मिसाल दे देता हूँ छोटी सी, पाकिस्तान में खरबों डॉलर के फलाही इदारे चलते हैं, कौन चलाता है? हम चला रहे हैं, ओवरसीज चला रहे हैं, यहाँ के ताजिर, यहाँ के पाकिस्तान। मैं कतन इस सोसाइटी की बुराई नहीं कर रहा, मैं उस चीज़ को एड्रेस करना चाह रहा हूँ जो इत्तेफाक से अभी उसकी कॉम्पलें फूट रही हैं, वो दरख्त बन गई ना, आपसे कटेगी नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगी। मैं उस शिद्दत पसंदी की बात कर रहा हूँ, ये शिद्दत पसंदी से भी अगली कोई चीज़ है ना। ठीक, मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो वकला हैं, हमारे जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, फिर हमारी हुकूमत, जिसे हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, यार इखलाकियात का डे क्यों नहीं मना सकते हम? बिल्कुल ऐसे हम एक पीरियड इखलाकियात का डे तो 365 दिन मनाया जाना चाहिए। और फिर भाई 365 दिन हो सकते। देखें, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला यूरोप में, यूके में, जो मुख्तलिफ इल्लतों का शिकार थे। मैंने उनसे छोड़ने को नहीं कहा, लेकिन मैंने वैसे ही उनसे डिस्कस की बड़े अदब के साथ। आप यकीन करेंगे, मैं कसम खा के कहता हूँ, 3 लोगों से बात की थी, तीनों छोड़ चुके हैं, और मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा था ये छोड़ दे। मैंने सिर्फ एक दिन पूछा, मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने हमारा जो सिस्टम बनाया बॉडी का और गुर्दे, ये तो सत्तू पीने के लिए, पानी पीने के लिए, दूध चाय के लिए, बात उनको समझ में आ गई। हाँ, तो तुम उसको समझ आ गया। मैं क्या स्यापा नहीं होएगा कि हमने गुर्दों को किस प्रोसेस में डाल दिया? बिल्कुल सही। तो समझाने का तरीका कार आपका इतना खूबसूरत था कि उन्हें समझ आ गया। करना चाह रहा था हमें, मैं पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कभी 1 रुपया नहीं लिया। मैं कैमरे पे गया, अपनी गाड़ी में जाता हूँ, वहाँ लेक्चर देता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, और अपनी गाड़ी चला के वहाँ से वापस आ जाता हूँ। तो ये मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मौजूद पे आपको बुलाने का मकसद भी ये था कि आपकी मोहब्बत की बात हमारे लोगों तक पहुँचे और रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। कि जिस कैंसर की, जिस मर्ज़ की, जिस जरासीम की बात हो रही है, अगर ये माशरे में फैल गया तो फिर पूरा माशरा खुदा न खास्ता इससे तबाह हो सकता है। इफ्तिखार रफ़ी भाई, हमारी ख्वाहिश तो थी इस पर मज़ीद सिरासिल गुफ्तगू होती, लेकिन वक्त की कमी है, और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, ताकि इस नासूर को ख़त्म किया जा सके, बढ़ने से पहले ही इसको ख़त्म किया जा सके। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और आपने नाज़रीन ख्वातीन के आलमी दिन के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, उसका काफ़ी चर्चा भी होता है, लेकिन आज है मर्दों का आलमी दिन। तो मैं चाहूँगा इशाल इस पे सिरासिल गुफ्तगू भी करें और रोशनी भी आगे डालें। बिल्कुल जी, मर्दों का जो ये आलमी दिन है, एक बाप, एक शौहर, एक भाई और एक बेटा, इन तमाम का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मर्दों का आलमी दिन मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? इसकी क्या ऐसी कमी महसूस हुई है? क्योंकि ये सोसाइटी वैसे ही मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हर दिन ही मर्दों का है, तो फिर मर्दों के लिए ये एक दिन मुख्तस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और मर्दों और लड़कों की, चले आज आपका दिन है। तो
जनाब हम देखेंगे कि मर्दों और लड़कों की जो सेहत और तंदुरुस्ती आप ये समझते हैं उसकी उन्हें क्या जरूरत है, क्या परेशानियां हैं, क्या मसाइल है? जरूरत ही नहीं होती। नहीं, बिल्कुल मर्दों का आज आलमी दिन है तो हम मर्दों के हक में बात करेंगे। अच्छा आई एम वेरी सॉरी, मर्दों के हक में हम बात करेंगे। तो सारे मर्द सुन रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनैद, और मैं इन तमाम भाइयों के साथ हूँ, इन तमाम बेटों के साथ, भाइयों के साथ हूँ जो इन तमाम मुश्किलात से गुजर रहे हैं। तो आज हम उनकी मुश्किलात के ऊपर बात करेंगे कि मर्दों को कौन कौन सी मुश्किलात जो है वो दरपेश हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर अली शाह सोशल वर्कर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं। तो मर्दों के आलमी दिन पर हम इनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि कौन कौन से मसाइल इनको दरपेश है। वेलकम टू शो डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही हम बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, मर्दों को ऐसे कौन से मसाइल दरपेश हैं जिनको उजागर करना, जिनका सदेबाप करना बहुत ज़रूरी था कि ये आलमी दिन मर्दों का मनाना पड़ा? क्योंकि अमूमी तौर पे तो मसाइल ख़वातीन के साथ मुंसलिक होते हैं। जुनैद, अगर आप ये लुकमा ना देते तो। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि इट्स अ टिपिकल टॉपिक और मुझे बोलने का मौका मिला है। तो मैं आप दोनों की गुफ्तगू से महसूस कर रहा हूँ कि दैट शुड बी अ वेरी टिपिकल डिस्कशन, राइट? अमूमी तौर पे हम सुनते नहीं ना मर्दों का आलमी। ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं तमाम मर्द हजरात को, स्पेशली बॉयज़ को और मेन को हैप्पी मेंस डे ये कहना बनता है एक दूसरे के साथ। और दूसरा, आपके इमोशंस को देख कर मैं ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जब 1900 में ख़वातीन का दिन मनाया जाने लगा तो उसके 98 साल बाद मर्दों को एहसास हुआ, तो वो क्रेडिट ख़वातीन को जाता है कि उन्होंने उनको इंस्पिरेशन दी कि भाई कम ऑन, आपके भी कोई राइट, अपने हक के लिए बात करो, अपने हक के लिए बात करो। तो ये ख़वातीन ने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा, मर्दों के हकूक पर आपको लगता है कि बात होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मर्दों के हकूक दबाए जा रहे थे क्योंकि हमारी सोसाइटी में, फिर वही कहूँगी, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मर्द की इजारादारी है, फिर क्या मर्द के हकूक सल्ब हो रहे थे? जी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि एक डॉक्टर थे जयराम, उन्होंने अपने वालिद साहब की बर्थडे मनाई और वो बर्थडे जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो हुकूक की बात होने लगी, उसके बाद उसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो जो वजह सामने आई, जब भी ये दिन मनाया जाता तो उसके ना कुछ पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर होता है कि हमने जो मर्द होते हैं उनको रोल मॉडल के तौर पे पेश करना होता है। जो पहला इनका कह ले कि वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम बेटियां तो बाप को ही अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल होते हैं और हमारा एक आइडियोलॉजी होती है, हमारा एक आइडियल बन जाता है। तो मर्दों ने सोचा क्यों ना हम अपने नौजवान तबके को बताएं कि भाई ये बड़े हैं, इनको आप देखो ये क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। और मेंटोर का काम करते हैं। आपको पता है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजन पावर बहुत कम होती है बच्चों में, नौजवानों में। तो ऐसे डिसीजन करने के लिए क्रिटिकल किस्म के तो वो रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं कि हमारे फलां ठीक है। अब मसाइल पर आते हैं, जो मर्दों को मसाइल दरपेश हैं और जिनका सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है, आप समझते हैं वो मसाइल? सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला जो है कि मर्दों की हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी की बात कर लें आप, हेरिडिटरी हेल्थ इश्यूज़ की बात कर लें, तो वो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम पब्लिकली उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के सेमिनार, एक मसला डॉक्टर साहब ये भी तो है कि मर्द क्योंकि घर का सरबराह होता है, हमारा कल्चर तो कम से कम यही है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी उमूमी तौर पे मर्द को घर का सरबराह बनाया गया है। उसके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने बारे में सोचने का उसे वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा, चाहे वो पहनने के मामले में हो, फ्यूचर को इस्टेब्लिश करने के मामले में हो, खुद पे लगाने या अपने आपको वक्त देने के मामले में। तो इस वजह से भी तो इस दिन को मनाए जाने का मकसद है कि अवेयरनेस हो कि खुद के ऊपर भी आपने फोकस करना है। पहली बात तो ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहें, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ मेंस डे। जी, उसकी वजह ये कि हमें एक बहुत खूबसूरत राह दिखा दी गई है और हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत किताब और हिदायत मौजूद है कि जिसमें हमें एक पूरा रोल मॉडल बता दिया गया कि आपकी लाइफ क्या है। और जब हम बात करते हैं कि किसी दूसरी सोसाइटी की, तो हमारा मुआशरा अपना मुआशरा नहीं है। बुनियादी तौर पे हम अपने मुआशरे में नहीं रह रहे, हम एक मांगे हुए उधार मुआशरे में रह रहे हैं। और जब हम उस सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ पे तो वो सूट कर रहा है, तो जब हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हमें वो फॉलो करना पड़ेगा और हमारे मसाइल सामने आएंगे। अगर हम ऑनेस्टली अपनी सोसाइटी को फॉलो करेंगे तो देयर इज़ नो रीज़न, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सेलिब्रेशन ऑफ मेंस डे।
तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती जब हम अपनी सोसाइटी को फॉलो करें। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस दिन को मनाने का मकसद भी है कि अवेयरनेस पैदा की जाए, ख़वातीन के साथ साथ मर्दों के हुकूक भी हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।